कुछ चीज़ें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी की स्थिति 1980 में 11 सीटों की थी और 1980 से लेकर आज तक का सफर क्या रहा है। 1985 में वो 16 सीटों पर आए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उसके बाद 1989 में उनको 57 सीटें मिली और 1989 के बाद वो साल आता है 1991, जिसके बारे में कहा जाता है कि राम लहर पर सवार होकर बीजेपी 221 सीटों पर पहुंच गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद ये घटना शुरू हुआ, घटते घटते 1993 में 177 पर फिर भी रहा। 1993 के बाद ये 1996 में भी 174 तक रहा और 1996 के बाद जब 2002 आया तो बीजेपी 88 सीटों पर आ गई। यानी कि गुजरात में जब बीजेपी बढ़ रही थी, उत्तर प्रदेश में घट रही थी। 2007 में 51 सीटों पर बीजेपी आ गई थी उत्तर प्रदेश में और 2007 के बाद 2012 में अखिलेश यादव को ठीक ऐसे ही एक तरफा मैंडेट मिला था, हालांकि तब भी इतना बड़ा नहीं था। उस समय बीजेपी 47 सीटों पर थी। आज 2012 में अभी तक के जो रुझान है, 2017 में अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अभी तक 300 सीट पर वो आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 70 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी 20 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। गंगा शरण साहे हमारे साथ आ चुके हैं, दलित चिंतक हैं। उनकी शिकायत है कि 3 दिन से वो बैठ रहे हैं, हम उनका परिचय कभी नहीं कराते, सवाल हर बार पूछ देते हैं। गंगा जी, मैं आपसे जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ। जितेंद्र जी ने तो 20-22 सीट देखने के बाद ये कह दिया था कि अब ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मायावती ने एक कास्ट इक्वेशन, एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी, वो फेल हो गया? ये मुझे लगता है, जो कल हम बात कर रहे थे कि किसका कैरियर दांव पे लगा है, तो निश्चित तौर पर बसपा को गंभीर आत्ममंथन की ज़रूरत है इस चुनाव के बाद में। जिस तरह से उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए बाहुबल और धनबल को भी अपनी राजनीति में शामिल किया और सुप्रीमो की धारणा को तोड़ नहीं पाई, इस वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वंचितों की तरफ से एक वैकल्पिक राजनीति आनी चाहिए थी, जो मायावती जी शायद दे नहीं पाई या लोग समझ नहीं पाए। लेकिन साथ में आप इन चुनाव परिणामों को देखें तो 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी कमज़ोर स्थिति में है, उसका भी आकलन करना चाहिए। सिर्फ 2 राज्यों के आधार पर बात ना की जाए। और नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्तर पर देखें तो उनकी ये जो परीक्षा थी इसमें वो सफल रहे हैं। आगे इन 3 राज्यों में क्या हालत होती है, जब ये नतीजे सामने आएंगे तो हम संपूर्णता में मूल्यांकन कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा तबसरा करूं। देखिए, ये भी उनमें से हूँ, मैं भी उनमें से हूँ, जो हम अभी एक दिन पहले जब आकलन कर रहे थे तो कह रहे थे कि शायद द एलिफेंट इन द रूम जो है उसका कोई सरप्राइज़ हमको मिलेगा जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। मतलब ये कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो अचानक किसी को भी शॉक कर सकती है, सरप्राइज़ दे सकती है। लेकिन आज ये निकल कर आया है चुनाव परिणामों से कि वो जो बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की या मायावती जी की वो जो साख थी वो बुरी तरह से उसमें सेंध लगी है। अब वो आशाएं उनसे करना फजूल है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते दलित वोट को, कि आंख बंद करके ये कहा जाता था कि ये वोट ट्रांसफरेबल है, कि बीएसपी जिसको कह देगी वो हो जाएगा। और मुस्लिम वोट के बारे में भी ये कहीं ना कहीं एक धारणा रही कि शायद ये भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जो आसानी से नहीं होता है। मतलब ये कि 97 टिकट्स दिए, करेंसी की तरह समझने लगते हैं जी, ये करेंसी मेरी जेब में है, मैं जिसे चाहे दे सकता हूँ। 97 लगभग टिकट दिए मुसलमानों को और उसके बावजूद बीएसपी को, जो आप आंकड़े जब निकल कर आएंगे तो आप देखिएगा कि मुसलमानों का वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उसको बहुत ज़्यादा आशा थी। तो ना तो दलितों का वो सम्मान मिला उसको, ना मुसलमानों का। तो ये भी मुझे लगता है कि विवेचना का विषय है। 2 मेहमान हमारे साथ और आ गए हैं। महेश गिरी आ गए हैं, सांसद हैं दिल्ली से, और जीतू पटवारी आ गए हैं, युवा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से। महेश जी से आप सवाल पूछना चाहेंगे? सुधीर महेश जी, आपसे हम ये पहले तो आप बधाई ले लीजिए, बहुत अच्छा है आप उत्तर प्रदेश में आप जीते। उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टेट है और आपने ताकत भी सारी वहीं पर लगाई थी। लेकिन पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, ये जो 3 हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं एक्सपर्ट्स, वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आप इन 3 राज्यों में नहीं जीत पा रहे हैं ठीक से, उसके बारे में भी तो बीजेपी से सवाल पूछे। तो इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एक ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की बधाई इसमें बहुत बड़ी बात है। गोवा और मणिपुर का भी आपकी बात सही है। गोवा और मणिपुर का तो आपको पता ही है, बीजेपी अपनी ज़मीन तैयार कर रही थी और जिस तरह से वहाँ पर सीटें आ रही है, बीजेपी बहुत बढ़त के साथ आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जहाँ तक गोवा की बात है, गोवा में थोड़ा बहुत पीछे हम रह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये पूरा जब तक हो जाएगा मतगणना और पूरी तरह से रुझान आ जाएगा, चित्र काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा और बीजेपी को इतना कोई भारी नुकसान नहीं होगा, मुझे पूरी आशा है इसमें। जी महेश जी, 300 सीटें, क्या आपने सोचा था कि इतनी सीटें आपको मिलेंगी? इससे पहले अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि ठीक है 170 180 के आसपास सीटें हो सकता है, ये भी हो सकता है कि थोड़ा 200 को पार कर जाएं, 203 205 तक, लेकिन 300 सीटों पर आप आगे चलेंगे? नहीं, मैं यूपी स्वयं भी मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ इस बात से। मैं यूपी भी चुनाव प्रचार में गया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक इंटरव्यू आप ही ने लिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि 300 से ज़्यादा सीटों के साथ 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीत दर्ज करेगी। और नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री जी ने जो लिया था, अमित शाह जी की जो कुशल रणनीति थी, तो यूपी की जनता ये मान चुकी थी कि यूपी को एक अच्छा विकास अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नियत और नीति, तो उस विश्वास को रखते हुए यूपी में ये 300 से ज़्यादा जाएगा, इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर था। हाँ, बाकी विश्लेषक इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा आश्वस्त थे कि 300 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। क्योंकि विश्लेषक ये कह रहे थे, जब प्रधानमंत्री को 3 दिन आपने लगातार वाराणसी में आपने टिकाए रखा और उनका ज़बरदस्त आपने इस्तेमाल किया, तो तमाम विश्लेषक ये कह रहे थे कि ये इस बात का संकेत है कि आप लोग बहुत टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट आपके हाथ से निकल रहा है। खास तौर पर बनारस में आपकी हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री 3 दिन से बनारस में है। विश्लेषकों के विचारों का सम्मान है, पर प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो उस क्षेत्र के सांसद हैं और सांसद होने के जिम्मेदारी को लेकर के वो 3 दिवस वहाँ थे। केवल प्रधानमंत्री है इसलिए नहीं थे, सांसद भी थे उस क्षेत्र से, तो एक जिम्मेदारी भी होती है। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे यहाँ रहना भी ज़रूरी, मेरी जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी से वहाँ थे। महेश जी, आपको भी एक डेटा दे देता हूँ। वाराणसी की जो 7 सीटें, उसमें 6 पर बीजेपी और उसके सहयोगी आगे चल रहे हैं। पिंडरा में बीजेपी आगे है, अजगरा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आगे है, शिवपुर में बीजेपी आगे है, रोहनिया में बीजेपी आगे है, बनारस उत्तर में बीजेपी आगे है, बनारस कैंट में बीजेपी आगे है, सेवापुरी से बीजेपी की सहयोगी अपना दल आगे है, और वाराणसी दक्षिण में इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी के जाने का फायदा बीजेपी को मिला है। खासतौर पर जो अंदर खाने की बहस चल रही थी, टिकट बड़े नेता का काट दिए जाने के बाद, और उस दूरी को, उस खाई को कम करने के लिए अमित शाह को और मोदी जी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से बातचीत करके, उसका असर दिख रहा है। दूसरी चीज़ अमेठी और रायबरेली पर देखनी चाहिए हमको। अमेठी की जगदेशपुर सीट से बीजेपी आगे है, अमेठी सीट से बीजेपी आगे है, अमेठी की तिलोई सीट से बीजेपी आगे है, और अमेठी की गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। साथ ही रायबरेली में, रायबरेली के बछरावा से बीजेपी आगे है, रायबरेली के सलोन से बीजेपी आगे है, रायबरेली के सरनी से बीजेपी आगे है, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी आगे है, हरचंदपुर और रायबरेली शहर से कांग्रेस आगे है। यानी कि रायबरेली गढ़ में कुल 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस से जीतू पटवारी हमारे साथ हैं जी, और राहुल गांधी की टीम का मुझे लगता है विश्वास पात्र चेहरा माने जाते हैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में। क्या हो गया जीतू जी? हाँ रोहित, सबसे पहले तो होली की आपको और चौधरी जी को दोनों को खास बधाई, और सारे मेहमानों को भी, महेश जी को भी जीत की बधाई। आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ज़रा अच्छे हंसमुख लग रहे हैं, हंसते हुए बातें कह रहे हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र का यही अच्छा चेहरा है, जो जीता वो सिकंदर। इसमें क्यों हारे, कैसे हारे, क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा हुआ, ये सब समीक्षा की बातें हो सकती है, पर जो जीत गया, मैं समझता हूँ लोकतंत्र का एक अच्छा चेहरा, उसको सिकंदर मानना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि हमें आप पंजाब की भी बात करो, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि गोवा में बीजेपी हार रही है, इसकी भी बात करनी चाहिए। आप जो बात करें उसमें हम जो पॉजिटिविटी होगी वो देंगे।
पर चौधरी जी आप आपके मिशन में सक्सेस होते हो, मैं देखा मैंने आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं जीत की भी और होली की भी। अच्छा, इन्होंने ना कह के भी कह दिया। कह के भी सब कुछ ना कह कह रहे के हैं। भी जीतू जी पटवारी आपने ये सब आपने राहुल जी को क्यों नहीं सिखा दिया? यही सीख जाते तो शायद जीत जाते। ऐसा मैं चौधरी जी पे बहुत ज्यादा एनालाइज करता हूँ, मिला कभी नहीं हूँ, पर बहुत देखता हूँ, बहुत समझता हूँ इनको, पूरा इनका ऑब्जर्विंग करता हूँ, इसलिए इनको जीत की बधाई दी है।